Good evening, friends. My name is Aditya Goswami, and I'm here to give you a lecture of series of lectures. Hello, friends. My name is Aditya Goswami. आज हम अपने जो हमने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की हमने वीडियो बनाई थी पहली वाली, ठीक है, उसी का हम कंटिन्यूशन में ले रहे हैं। ये जो वीडियोस है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की, जो भी मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा, ये नीलेट और आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले सब्जेक्ट में आती हैं, तो ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है एक्सिस बाइस रिप्रेजेंटेशन। पिछली बार हमने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें कब हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, जब हमें कोई भी बड़ा नंबर या कोई भी छोटा नंबर अगर रिप्रेजेंट करना है, बहुत बड़ा नंबर और बहुत ही छोटा नंबर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तब हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर होता है, इनको बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। उस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमने बाइज एक्सपोनेंट का एक कंसेप्ट देखा था। उसमें हमने एक बाइज एक्सपोनेंट का एक कंसेप्ट देखा था। क्या देखा था हमने कि जो बाइज एक्सपोनेंट होता है आपका, वो होता है एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बाइज के, और जो बाइज आता है उसमें वो होता है आपका 2 to the power of n-1 -1, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया होगा, या कुछ ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि कुछ ऐसे हमारे पास फॉर्मेट होते हैं जो एक्सिस बाइज रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। तो उस एक्सिस बाइज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, बाइज ऑफ द फॉर्मेट इज सेंटर ऑफ एक्सपोनेंट रेंज। मतलब जो भी आपके बाइज एक्सपोनेंट, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके बाइज एक्सपोनेंट की रेंज होगी, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू का सेंटर, जैसे लेट अस सपोज मानिए मेरा ये आपकी फॉर्मेट है, ये मेरा, ठीक है, ये साइन बिट है, ये बाइज एक्सपोनेंट का है और ये मेंटिसा है, ठीक है। मानिए उसने आपको दे रखा है कि ये 7 बिट का है बाइज एक्सपोनेंट। तो अगर एक्सिस बाइस का फॉर्मेट होगा उस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सिस बाइस में जो बाइस निकल के आएगा आपका, वो आएगा 2 to the power of 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक्सिस बाइस के केस में। आप एक्सिस बाइस के केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, ठीक है ना। आप कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना है 2 to the power of n डिवाइड बाय 2 वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्यों करते हैं हम इसका यूज़? देखो होता क्या है, कई बार हमारा जो हम अगर हमें मेमोरी से अगर हमें डेटा रिट्रीव करना है, तो जो हमारा एक्चुअल एक्सपोनेंट आ रहा था, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालूँ, ये आ जाएगा आपका बाइज एक्सपोनेंट माइनस का बाइज, ठीक है ना। बाइज इधर चला जाएगा, तो बाइज एक्सपोनेंट माइनस का बाइज इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे जो हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का, ये बहुत कॉस्टली इन द टर्म्स ऑफ, ये बहुत सारे टाइम साइकिल से टाइम इंटरवल ले लेता है सीपीयू के, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। एक्सिस बाइस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको एक्चुअल वाइज निकालना है, ठीक है, अगर आपको एक्चुअल वाइज निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक्चुअल वाइज निकालना है तो आप MSB ऑफ बाइस का, MSB ऑफ बाइस एक्सपोनेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। मीन्स अगर आपका बाइस एक्सपोनेंट 1001001 है, लेट अस सपोज, ठीक है, तो अगर आपको एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, केवल इस पॉइंट का क्या ले लेंगे आप, इस पॉइंट का आप, सॉरी इस बिट का, MSB वाली बिट का क्या ले लेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0
0 0 और सब आपका सेम रहेगा 1 0 0 1। अब आपको जो एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। आपका क्या करा आपने, अगर आपको बाइज एक्सपोनेंट दे रखा है और आपको रिट्रीव करना है मेमोरी से और एक्चुअल एक्सपोनेंट देखना है आपको, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस MSB का आप जो बाइज एक्सपोनेंट की MSB होगी इसका आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, और आपको एक्चुअल एक्सपोनेंट मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें, ठीक है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट जो फॉर्मेट दे रखा है, इसमें ये फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट है। क्या कह रखा है इसमें, साइन बिट, ये साइन बिट है। अब जो आपको बाइज एक्सपोनेंट दे रखा है, ये लिख रखा है क्वेश्चन में कि एक्सिस एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। जो बाइज एक्सपोनेंट दे रखा है वो आप क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक्सिस एक्सपोनेंट है। ये मेंटिसा फील्ड है, ठीक है। अगर आप देखें तो जो आपकी साइन बिट है वो यहाँ पे 1 बिट की है, ठीक है ना। बाइज एक्सपोनेंट जो है आपका वो 7 बिट का है और मेंटिसा फील्ड भी आपकी 7 बिट की है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। सबसे पहले, और ये आपको डेसिमल का नंबर दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। अब क्या आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। नंबर हमें क्या दे रखा है, नंबर हमें दे रखा है 0.239 इंटू 2⁻13, ठीक है ना। तो इसमें जो साइन बिट है, अब आप देखिए प्लस में नंबर दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपका नंबर जो है प्लस में है, तो जो इसमें साइन बिट है आपकी जो साइन बिट दे रखी है, इसमें साइन बिट आपकी पॉजिटिव है, यानी साइन बिट पे आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे दूसरी बात, आपको बाइज एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा। बाइज एक्सपोनेंट क्या होता है आपका, हमने पढ़ा है एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बाइज। लेकिन अब इस केस में जब एक्सिस एक्सपोनेंट का यूज़ होगा तो हम बाइज को 2 into n-1 से नहीं निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, बाइज इज इक्वल्स टू 2n डिवाइडेड बाई 2, यानी 7 बिट का है आपका, 8 से 14 7 बिट होती है, 2⁻7 डिवाइड बाई 2, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। बाइज आपका 64 आ जाएगा। अब बाइज एक्सपोनेंट निकाल लेंगे। बाइज एक्सपोनेंट आपका एक्चुअल एक्सपोनेंट आपको कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, ठीक है। और बाइज आपका 64 निकला है, ये टोटल आपका आ जाएगा 77 डेसिमल में, ठीक है। टोटल आपका 77 आ जाएगा डेसिमल में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बाइज वाला पार्ट निकल गया, ये साइन वाला पार्ट निकल गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट आता है मेंटिसा वाला। ये 3 फील्ड है। अगर हमें मेंटिसा निकालना है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन निकालना है, यानी जैसा है आप वैसा रख दीजिए। ये है 0.239। अगर आप इसका 0.2 ये डेसिमल में देखा, अगर आप इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा, आप कैलकुलेट करेगा 0.00111 4 टाइम्स 1 0 1 3 टाइम्स 0 101। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इसका, ठीक है ना। तो आप उसने कहा है विदाउट आपको नॉर्मलाइजेशन निकालना है। अगर विद नॉर्मलाइजेशन कहता तो आपको 1 के बाद तक लेना पड़ता, 1 पॉइंट उसके बाद वाला मेंटिसा होता, लेकिन उसने विदाउट नॉर्मलाइजेशन क्या रखा है, तो यही आपका जो पॉइंट्स के बाद आएगा यही आपका मेंटिसा पार्ट हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, अगर यहाँ पे वो विद नॉर्मलाइजेशन कह देता आपसे तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ लाना पड़ता और बाकी आप 2 की पावर में लगाते जो भी पावर आती। तो यहाँ पे उसने विदाउट नॉर्मलाइजेशन कह रखा है आपसे, ठीक है ना। तो हमने तीनों फील्ड निकाल ली है। अब हम बना लेते हैं अपना डायग्राम, फॉर्मेट बना लेते हैं एड्रेस का। हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका साइन का, तो साइन आपका कितना है यहाँ पे देख लीजिए, साइन आपका 0 है तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, ठीक है। ये आपकी साइन बिट। बाइज एक्सपोनेंट कितना निकला है आपका, बाइज एक्सपोनेंट 77 का अगर आप लेंगे तो आप डेसिमल बाइनरी आपको निकालना आता होगा, 77 का बाइनरी आएगा 1001110,
ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, आपको आता है सब चीज़ें। तो बाइज एक्सपोनेंट लिख दीजिए इधर, ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1 1 0 1। ओके, उसके बाद मेंटिसा, ये जो यही फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है मेरा, मेंटिसा है। अब एक बात ध्यान रखेंगे इसमें कि मेंटिसा आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आपका 7 बिट का दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो मेंटिसा दे रखा था आपका क्वेश्चन में, वो सिर्फ और सिर्फ 7 बिट का दे रखा था। इसलिए अगर अब जब मैं इस फील्ड में रखूँगा, तो मैं केवल इसकी 7 बिट ही रखूँगा। 0 0 1 1 1 1 कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो 7 बिट का है आपका मेंटिसा, सॉरी 8 का है। 0 से 7 कितनी होती है, 8, तो यहाँ पे आपका एक 1 और आ जाए। ठीक है, 0 से 7 आपकी 8 बिट की होती है। 8 बिट मेंटिसा, आप देखिए यहाँ पे जो मेंटिसा है आपका 0 to 7 है, तो 0 to 7 कितनी बिट हो गई आपकी, 8 बिट। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी 8 बिट ही रखी है यहाँ से उठाकर, बाकी मैंने हटा दिया। अब आप इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कैसे, आप पेयरिंग कर लीजिए। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे आप 4 की, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। दूसरे में आप पेयरिंग करेंगे 1101 की, ये हो जाएगा आपका D। फिर आप पेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। फिर आप दोबारा पेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका D। तो जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा 4D3D। यही आपका सेव हो जाएगा मेमोरी में, ठीक है ना, यही आपका सेव हो जाएगा मेमोरी में। तो हमें ये पॉइंट समझना है कि जो हमारा एक्सिस एक्सपोनेंट होता है, उस केस में अगर हमें 22 निकालना है तो 2 to the power n डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है ना। हम पहले जैसे हम अगर आपको एक्सिस एक्सपोनेंट नहीं गिवन है, तो आप क्या करेंगे, 22 हम पहले वाले के तरीके से निकालेंगे, पहला जो अपनी वीडियो बनाई थी उसके हिसाब से कि 2 to the power n -1 -1 के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपका इस क्वेश्चन में आपको मेमोरी से रिट्रीव करना है। मतलब आपको डेटा दे रखा है, वो पहले ही मेमोरी में जो हेक्साडेसिमल नंबर सेव हुआ है आपका मेमोरी में, वो दे रखा है। और वो जो नंबर आपको दे रखा है, जो मेमोरी में सेव हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर, वो है 3CF00। फॉर्मेट है आपका ये आपकी साइन बिट, ये 22 एक्सपोनेंट, और ये आपकी मेंटिसा फील्ड। साइन बिट आपकी 1 बिट की है, 22 एक्सपोनेंट आपका 7 बिट का है, ठीक है। और मेंटिसा जो है फील्ड आपकी, वो है आपकी 12 बिट की। तो अब ये जो मुझे दे रखा है, ये 84 हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, मतलब ये मुझे वो नंबर दे रखा है जो मेमोरी में सेव है। इससे पहले मैं वो नंबर निकाल रहा था, इससे पहले मुझे क्या गिवन था, इससे पहले मुझे एक डेसिमल नंबर गिवन था, ठीक है ना, और उसका मुझे फॉर्मेट निकालना था, किस फॉर्मेट में मेमोरी में सेव होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा है, इसमें पहले आपको क्या दे रखा है, मेमोरी में सेव हो गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप निकालिए नॉर्मल डेटा। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है आप निकालिए नॉर्मल डेटा, तो दूसरा आप निकालिए डी नॉर्मल डेटा। 2 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एक पूछ रहा है नॉर्मल डेटा, एक पूछ रहा है आपसे डी नॉर्मल डेटा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। हाँ, और ये जो 22 है, ये एक्सिस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। ये है एक्सिस, जो 22 है गिवन है, ये एक्सिस में है, ठीक है। तो नंबर ए पे आते हैं सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप कुछ मत करिए, सबसे पहले इसको आप रख लीजिए, इस फॉर्मेट में आप रख लेते, पहले हम इसमें रख लेते हैं इसको, क्योंकि भाई ये जो नंबर है इसी में तो सेव होगा मेमोरी में, उसको रख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये आपकी साइन, ये आपका 22 एक्सपोनेंट, और ये आपकी मेंटिसा फील्ड, ठीक है। तो नंबर कैसा देखिए, पहले है आपका 3, तो 3 को कैसे लिखते हैं अपन, साइन में तो एक ही बिट आएगी, तो 3 को कैसे लिखेंगे अपन, 0 1 1 कर,
क्योंकि साइन में तो एक ही बिट है तो एक ही बिट आएगी यहाँ पे, बाकी की दोनों बिट कहाँ पे आएंगी, बाइज्ड एक्सपोनेंट में आएंगी आपकी। ठीक है, बाकी की दोनों बिट आपकी बाइज्ड एक्सपोनेंट में आएंगी। सॉरी, ये आएगा आपका 0 0 1। ठीक है ना, क्योंकि हम 4 हमें जो हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट करें तो 4 बिट लिखनी पड़ेंगी बाइनरी की, तो ये आएगा 0 0 1 1। उसके बाद हमें सी लिखना है, तो सी को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 1 0 0। ठीक है, सी मतलब क्या होता है आपको 12 होता है, तो 8 1 4 12 00। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 7 बिट, ध्यान रखना आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 बिट ही आ सकती है। जो अगली बिट आएगी आपकी वो किसमें आएगी, आपकी मेंटिसा फील्ड में आएगी। ठीक है ना, मेंटिसा फील्ड आपकी 12 बिट का, तो पहले हम एफ लिखेंगे, एफ का मतलब होता है 1 1 1 1, तीनों 1। ठीक है, फिर आएंगे आपके 4 0 2 3 4, फिर दोबारा 4 है आपके 1 2 3। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले इस फॉर्मेट को हमें यहाँ सेव कराना था, इस फॉर्मेट को अगर हम यहाँ सेव कराएंगे तो इन सब का हेक्साडेसिमल का हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना होगा कि इस साइन में केवल 1 बिट ही आ सकती है, बाइज एक्सपोनेंट में केवल 7 बिट ही आ सकती है, और मेंटिसा में केवल 12 बिट ही आ सकती है। ठीक है, जब 3 लिखना चाहेंगे तो 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 को हम लिखते हैं 0 0 1 1 करके। तो जो हम इसमें यहाँ लिखेंगे तो साइन में केवल एक ही बिट आएगी 0, बाकी की 3 बिट आगे आएंगी। उसी तरह हम सी लिखेंगे, तो जैसी सी आएगा तो तुरंत ही बाइज एक्सपोनेंट पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाइज एक्सपोनेंट कितना है, 7 बिट का है, 7 बिट यहाँ पूरी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके आगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ए पॉइंट में सबसे पहले आप बताइए इसमें कि साइन क्या होगा उस नंबर का, क्योंकि साइन बिट आपकी 0 है तो नंबर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, साइन आपका 0, नंबर आपका पॉजिटिव होगा, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। बी पॉइंट में आते हैं हम, एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालना है अपने को, तो ये तो बाइज एक्सपोनेंट है। पहले पिछले बार मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया जब हम एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करें, बाइज एक्सपोनेंट की एमएसबी वाली बिट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या आएगा, बाइज एक्सपोनेंट लिख लीजिए सबसे पहले आप 0 1 1 1 4 टाइम्स 1 00, और इसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए तो एक्चुअल एक्सपोनेंट आ जाएगा 1 1 1 1 1, कितने हैं 5 1 हो जाएंगे 2 0। ठीक है ना, आप इसको उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पिछले वाले तरीके से, कि बाइज एक्सपोनेंट बराबर एक्चुअल एक्सपोनेंट माइनस 22। तो बाइज एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो एक्चुअल एक्सपोनेंट हो जाएगा, सॉरी प्लस 22। ठीक है ना, जो एक्चुअल एक्सपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा बाइज एक्सपोनेंट 0 माइनस का 22। 22 कितना है आपका, 22 आपको पता है आपको कितना होगा, 2 to the power of 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, 2 to the power 7 डिवाइड बाई 2 64 होगा ये, तो 64 को अपन लिखना जानते हैं, 64 को अपन लिखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स 1 लिख देते हैं अपन। तो इसका जब सॉल्व करोगे तो देखिए, अब आपको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको माइनस करना है। माइनस करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर आप प्लस करेंगे। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आप देखेंगे इसी के बराबर आ जाएगा, तो फिर आप प्लस करा दोगे तो हो जाएगा 1 1 1 1 1। ठीक है ना, अभी देखिए दोनों सेम आ गए, नहीं आ गए आप। ठीक है, तो या तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर लीजिए, या तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर लीजिए कि एक्चुअल एक्सपोनेंट का आप क्या कर दें, यहाँ पे एमएसबी बदल दें उसकी, जो आपका बाइज एक्सपोनेंट है उसकी एमएसबी का कॉम्प्लीमेंट कर लें, तब भी आपका एक्चुअल एक्सपोनेंट आ जाएगा, या आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों तरीके हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो नंबर आया है ये आपका नेगेटिव आया है। ठीक है ना, क्योंकि आपने 2's कॉम्प्लीमेंट में ऐड करा, ये नंबर आपका नेगेटिव आया है। जब हम इसका डेसिमल निकालेंगे तो दोबारा से आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, और जो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये नंबर कितना आएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट लेके नंबर कितना आएगा इसका, अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लूँ तो हो जाएगा आपका 0 0। 2's कॉम्प्लीमेंट का एक तरीका है कि आप लिखते चले जाइए राइट हैंड साइड से नंबर, जहाँ 1 आए 1 तक लिखिए, और बाकी फिर आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर कितना हो जाएगा आपका, नंबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 इन डेसिमल्स। ठीक है, माइनस का 4 इन डेसिमल्स। अब क्या रह गया है मेरा, अब मेरी केवल एक ही फील्ड रह गई है, जो कि है मेरी मेंटिसा फील्ड।
ठीक है ना। अब मेरी केवल एक ही फील्ड रह गई है, मेंटिसा फील्ड। तो सी में मेंटिसा फील्ड देख लेता हूँ मेरी, ठीक है। अब एक ही फील्ड रह गई मेंटिसा फील्ड। तो मेंटिसा में क्या है, ये वाले वन तो मैं छोड़, मेंटिसा एक्चुअली है क्या 1 1 1 1, ठीक है। बाकी शायद मैंने क्या करी होगी, जो मैं पैडिंग करता हूँ जीरोस की, ठीक है। तो इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इनसे मतलब है कि 1 1 1 1 मेरा मेंटिसा फील्ड में लिखा हुआ है, ओके। तो अगर मैं नॉर्मलाइज डेटा लिखता हूँ, मैंने आपको पहले बताया नॉर्मलाइज्ड अगर हम डेटा लिखते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं 1 जो कि वैलिड बिट है, ठीक है ना, प्लस माइनस 1 साइन के साथ 1 जो कि वैलिड बिट है, डॉट मेंटिसा इंटू 2 रेज़ टू पावर प्लस माइनस एक्सपोनेंट जो कि मेरा बाइज एक्सपोनेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जो कि मेरा एक्चुअल एक्सपोनेंट होता है, प्लस माइनस ये क्या है मेरा यहाँ पे एक्चुअल एक्सपोनेंट है, 1 डॉट मेंटिसा वाली फील्ड को। तो इसको मैं लिखूंगा तो हो जाएगा मेरा 1 डॉट मेंटिसा क्या आ जाएगा मेरा 1 1 1 1, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब आप मेमोरी से रिट्रीव करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपका नॉर्मलाइज डेटा ही होगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। वो ऑटोमेटिकली जब आप मेमोरी से रिट्रीव करोगे तो आपको नॉर्मलाइज डेटा ही होगा। तो 1.11 और नॉर्मलाइज डेटा में कैसे लिखता हूँ 1 प्लस माइनस साइन वैलिड बिट जो कि 1 होती है बेस 2 में, डॉट मेंटिसा इंटू 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब आपको अगर डी नॉर्मलाइज डेटा लिखना है, बी पॉइंट में अगर आपको डी नॉर्मलाइज डेटा लिखना है, अगर आपको डी नॉर्मलाइज डेटा लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डी नॉर्मलाइज में आपको 0 पॉइंट में ले जानी है चीज़ें, ठीक है। डी नॉर्मलाइज में आपको 0 पॉइंट में चीज़ें ले जानी है। तो आप क्या करें, ये आपका प्लस है क्योंकि ये प्लस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाए क्योंकि मेरी साइन बिट क्या आई है यहाँ पे पॉजिटिव आई है, ठीक है ना। 0 में लेके जाएंगे तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 टाइम्स 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस 3, ठीक है। तो ये मेरा डी नॉर्मलाइज डेटा हो गया, ये मेरा नॉर्मलाइज डेटा, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको भी ये जो 1 है इनको भी आप काय में बदल सकते हैं, क्योंकि ये बाइनरी में दे रखे हैं इस समय, इनको आप डेसिमल्स में बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट मैं एक टॉपिक चालू करने वाला हूँ, उसका नाम है रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। तो इसको समझेंगे क्या रेंज है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की। हेडिंग डालेंगे अपन रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, ठीक है। रेंज पूछ लेते हैं कभी कभी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की। लेट अस सपोज मैं अपना पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट का फॉर्मेट। तो ये मेरा एस है साइन बिट, ठीक है। ये मेरा बाइज एक्सपोनेंट मान लेता हूँ मैं इसको, ये मेरा बाइज एक्सपोनेंट है और ये मेरा मेंटिसा फील्ड है। जो मेरी साइन बिट है वो मेरी 1 बिट की है, जो मेरा बाइज एक्सपोनेंट है वो मेरा 6 बिट का है, ठीक है। और जो मेरा मेंटिसा है वो मेरा 13 बिट का दिया हुआ है क्वेश्चन में। जो मेरा मेंटिसा है वो मेरा 13 बिट का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप चलें, पहले मैं साइन रेंज बता रहा हूँ मैं आपको कितना मिनिमम हो सकता है फ्लोटिंग पॉइंट। अगर ये आपको बिट्स गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है और क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो साइन बिट का तो इतना है नहीं, क्योंकि साइन बिट तो आपकी 2 ही वैल्यू लेगा, या तो साइन बिट आपकी 0 वैल्यू लेगा या साइन बिट आपकी 1 वैल्यू लेगा। 0 लेगा आपका पॉजिटिव में, 1 लेगा आपका नेगेटिव, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेरा एक्चुअल एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या होगा मेरा यहाँ पे, जो एक्सपोनेंट रेंज होगी मेरी, जो मेरी एक्सपोनेंट रेंज होगी यहाँ पे, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी मेरी बाइज एक्सपोनेंट,
ठीक है, वो डिपेंड करेगी मेरी बाइज एक्सपोनेंट पे, क्योंकि मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बाइज एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बाइज के बारे में, ठीक है ना। अब जो इसमें बाइज लेंगे अपन, जब हम फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, तो हम जो बाइज लेंगे अपना वो लेंगे यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन, ठीक है ना, प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31। तो 22 तो मेरा 31 आ गया, ठीक है ना, 22 तो मेरा 31 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनिमम बाइज एक्सपोनेंट क्या होगा मेरा, और मैक्सिमम बाइज एक्सपोनेंट क्या होगा। तो मिनिमम बाइज एक्सपोनेंट कितना हो सकता है, ये 6 टाइम्स 0 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 6 बिट का है, तो 6 टाइम्स 0 हो सकता है, ठीक है, यानी 6 टाइम्स 0 यानी मैं इसको 0 ही बोलूँगा। अगर मैं डेसिमल में देखूंगा तो 6 टाइम्स 0 क्या बोलूँगा, मैं 0 ही बोलूँगा। यानी मेरा जो एक्चुअल एक्सपोनेंट निकलता है वो क्या निकल सकता है मेरा, तो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा बाइज एक्सपोनेंट माइनस 22 करके, ठीक है ना। तो बाइज एक्सपोनेंट कितना है मेरा 31 माइनस, सॉरी, बाइज एक्सपोनेंट हो जाएगा मेरा यहाँ पे 0, तो यही बाइज एक्सपोनेंट, मिनिमम बाइज एक्सपोनेंट 0 आएगा, माइनस का 22 जो कि 31 है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 31 मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बाइज एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये एक्चुअल एक्सपोनेंट की मिनिमम वैल्यू आ गया आपकी -31। अब बाइज एक्सपोनेंट की इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6 टाइम्स 1 हो सकता है, 4 इंटू 6 टाइम्स 1 हो सकता है, ठीक है। तो 6 टाइम 1 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसको 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये, क्योंकि देखो जहाँ पे आप, अगर आपको ये मैंने कैसे लिख दिया, अगर सारे 1 हो, जितने 1 हो तो उतने आप 1 लिख दीजिए, 2 की पावर में -1 कर दीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा उसकी वैल्यू, तो 63 है डेसिमल में, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल एक्सपोनेंट अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा बाइज एक्सपोनेंट जो कि 63 है, माइनस का 22 जो कि 31 है, तो ये कितना आ गया मेरा, ये निकल गया 32, ठीक है। तो जो मेरी एक्सपोनेंट की रेंज आ जाएगी, तो मेरी एक्सपोनेंट की रेंज आ जाएगी, वो मेरी आ जाएगी -31 टू 32, ठीक है। देखिए दोबारा देख लीजिएगा, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक्सपोनेंट की रेंज किस पे डिपेंड करेगी, बाइज एक्सपोनेंट पर। बाइज एक्सपोनेंट मैंने बता दिया आपको, ये होता है बाइज का फॉर्मूला पिछला वाला लाए, क्योंकि इसमें हमसे नहीं बोला गया कि एक्सिस यूज़ कर रहा है, अगर नहीं बोला गया है तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। मिनिमम बाइज एक्सपोनेंट, क्योंकि मिनिमम कितना हो सकता है, 6 बार 0 हो सकते हैं, ये 0 हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ये अपन निकाल लेंगे इस तरह, और एक्सपोनेंट रेंज आ जाएगी आपकी -31 टू 32। आगे चलते हैं इसमें, अब मेंटिसा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम मेंटिसा के बारे में बात करेंगे। तो मेंटिसा कैसे है, मेंटिसा जो फील्ड है आपका, वो आपका कितने बिट का था पिछले वाले में, वो आपका था क्वेश्चन में, सॉरी रेंज में 13 बिट का मेंटिसा फील्ड। तो 13 बिट का आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है मेंटिसा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम आपके क्या हो सकता है, ऑल 1 हो सकते हैं मेंटिसा में, यानी 13 टाइम्स 1 हो सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स 1 हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल मेंटिसा होगा आपका, वो हो जाएगा आपका वैलिड बिट, ठीक है, वो हो जाएगा आपका वैलिड बिट, ये मैं बता रहा हूँ आपको मैक्सिमम मेंटिसा। तो नॉर्मल मेंटिसा कैसे लिखेंगे, 1.11111 13 टाइम्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 टाइम्स 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस का 13 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और इसको फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको, इसको हम 14 माइनस, क्योंकि जितने बार 1 हो अगर आपको देखना है तो उतनी बार आप 2 की पावर में लिख दीजिए, -1 कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी इंटू
2 रेज़ टू पावर माइनस 13, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर माइनस 13। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम कितना हो सकता है मेंटिसा? मिनिमम क्या हो सकता है कि ऑल आपके ज़ीरो हो। ठीक है, तो नॉन ऑल ज़ीरो में क्या आ जाएगा आपका 13 टाइम ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि 13 बिट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 टाइम्स आपके 1 हो सकते हैं। ठीक है, जो हम नॉर्मल में लिखेंगे इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? 1 डॉट, क्योंकि वैलिड बिट हमारी 1 है। ठीक है ना, 1 डॉट 13 टाइम 0। ठीक है, तो इसको जब मैं देखूंगा तो 1, ये कितना आ जाएगा वैल्यू? इसकी तो 1 ही होगी ना वैल्यू। तो ये मिनिमम वैल्यू आपकी 1 है यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये मैंने निकाल दी। तो जो मेंटिसा फील्ड है, जो मेंटिसा फील्ड है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? लाई कर रहा है आपका 1 से 1 2 2 माइनस 2 टू द पावर ऑफ माइनस 13। ठीक है, हम ऐसे निकाल। तो मेंटिसा फील्ड की मैंने आपको लेंथ बता दी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दी, बाइज एक्सपोनेंट की बता दी मैंने आपको। ठीक है, और मैंने आपको साइन बिट की बनाई। तो आप इस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ कि मैं साइन बिट 1 बिट कर देता हूँ या बाइज एक्सपोनेंट अपने मन से ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हर आदमी अपने मन से ले। तो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए IEEE ने IEEE का एक स्टैंडर्ड बना, जिसको हम कहते हैं IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अपने मन से नहीं ले सकते अपन। क्वेश्चन में अगर, हाँ, क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चनर आपको अपने मन से दे सकता है, कोई भी कितनी भी बिट का दे सकता है, लेकिन इन जनरल जो हम प्रैक्टिकल करते हैं तो अपने मन से, अपने जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो अपने मन से नहीं ले सकते। IEEE का एक फॉर्मेट है, 2 तरीके के फॉर्मेट है। सबसे पहला है आपका सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन जो है आपका 32 बिट का फॉर्मेट है। 32 बिट में एक है साइन बिट, फिर है आपकी बाइज एक्सपोनेंट, फिर है आपकी मेंटिसा। ठीक है, साइन बिट आपकी 1 बिट की है, बाइज एक्सपोनेंट आपका होता है इसमें 8 बिट का, और मेंटिसा जो होती है आपकी, वो होती है आपकी इसमें 23 बिट। ओके, ये था आपका सिंगल प्रिसीजन 32 बिट फॉर्मेट। वहीं अगर मैं दूसरा मैं बात करता हूँ 64 की, 64 बिट फॉर्मेट भी होता है। 64 बिट फॉर्मेट में क्या होता है? ये साइन बिट, ये बाइज एक्सपोनेंट और ये मेंटिसा फील्ड। जो आपकी साइन बिट तो आपकी हमेशा 1 बिट की होगी। ठीक है, और जो आपका बाइज एक्सपोनेंट होता है इसमें, वो आपका होता है 11 बिट का, और जो आपकी मेंटिसा फील्ड होती है इसमें, वो होती है आपकी 52। तो टोटल 64 हो गया, देख लीजिए, 52 63 एंड 1, 52 प्लस 11 63 एंड 1 64, 11 बिट का होता है। तो ये फॉर्मेट है। और एक बात और बताएंगे आपको कि कभी भी आपको इन दोनों फॉर्मेट से क्वेश्चन आए, आपको रिट्रीव करना हो डेटा, तो आप हमेशा नॉर्मलाइज डेटा ही रिट्रीव करेंगे। नॉर्मलाइजेशन तो इसमें इम्प्लिसिट है, नॉर्मलाइजेशन इसमें हमेशा होगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी डेटा अगर रिट्रीव करना है, तो अगर आपको मेंटिसा रिट्रीव कर रहे हो तो 1 पॉइंट करके करोगे। तो मेंटिसा जैसे मैंने यहाँ करा था आपको, आप देख सकते हैं, जब भी मैंने मेंटिसा रिट्रीव करा तो मैंने 1 पॉइंट करके करा, वैलिड बिट लगा के। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं 0 0 में मैंने फिर 1 पॉइंट लगा के। तो इसमें भी आप जब भी आप डेटा रिट्रीव करेंगे तो आप 1 पॉइंट लगाए करें, क्योंकि हम मानते हैं कि हमेशा नॉर्मलाइज्ड ही दे रखा होता है। तो हमेशा हमारा डेटा जो सेव होता है मेमोरी में, नॉर्मलाइज्ड ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक them, please kindly share these video
और हम एक नई सीरीज़ चला रहे हैं नीलेट एग्ज़ाम की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट की बहुत मदद करेगी। इसमें हम चुनिंदा टॉपिक्स लाएंगे कंप्यूटर साइंस से और इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि आपके नीलेट के सिलेबस में है, तो इनको हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।